in this chapter what we actually concluded, हमने basically क्या याद किया था. The first thing which we actually discussed about it, in order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices. So first of all, हमने अगर इंडिया की बात की थी या ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की थी, तो हमने बेसिकली क्या बोला था कि बिकॉज हमारा पॉपुलेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है नाउअडेज, जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए, वी ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड वाटर एंड अ फूड फॉर आर सर्वाइवल. हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने और पानी की ज़रूरत है. सो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि हमें वाटर जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए. और जो खाना है, अगर हम खाने की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फूड, तो हम इतना लार्ज अमाउंट का फूड कहाँ से लाएंगे. आइदर वी आर डिपेंडेंट अपॉन द एनिमल्स या फिर हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. अब इतने सारे पॉपुलेशन रेट है, इतने सारी जनसंख्या है, सो अब हमने अगर एनिमल्स को खाना स्टार्ट कर दिया तो वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज हम तो इतने ज़्यादा नंबर्स में हैं. सो हम बेसिकली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादातर हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के फूड के लिए. तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सो फॉर आर डिपेंडेंट अपॉन अ प्लांट, सो हम क्या करते हैं, द फार्मर्स जो किसान होते हैं, दे वर्क ऑन द एग्रीकल्चर. वो फार्मिंग करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे क्या होता है, हमें फूड मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलती है, एंड दैट वी कंज्यूम ऑन आर डेली बेसिस, जो कि हम रोज़ाना में अपने खानों में खाते हैं. चाहे वो चावल हो गया, गेहूँ है, पल्सेस है, सीरियल्स है. सो दीज वर द फूड्स जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं. अपनी दिन रात की मेहनत से वो हमें ये फूड ग्रेन्स देते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सर्वाइव. इसी की वजह से हमारा ज़िंदा है. Then same kind of food planted at a particular place constitute a crop. तो अगर हम क्रॉप की बात करते हैं तो क्रॉप क्या होता है, जब हम सेम तरह का प्लांट जो है एक लार्ज स्केल पे, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में हम एक ही तरह का बीज जो है, सीड जो है, वो क्या करते हैं, हम सॉइंग करते हैं, बेसिकली हम उसको लगाते हैं. और एक ही तरह का प्लांट जब हम कल्टिवेट कराते हैं, दैट इज़ नोन एज द क्रॉप. ठीक है. जैसे अगर हमने फील्ड ले लिया कि हमारे पास 500 गज या फिर 1000 गज जो है वो हमारे पास ज़मीन है, और हमने पूरी की पूरी ज़मीन पर क्या बो दिया, हमने वीट बो दिया या फिर पैडी बो दिया. सो व्हाट विल हैपन कि उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज द क्रॉप. ओके. और अगर हमने ऐसा किया कि हमने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और सीड कर दिया, फिर कुछ और, फिर कुछ और, कुछ और, तो मतलब अगर हम स्मॉलर स्केल की बात करते हैं, सो दैट इज़ नॉट क्रॉप. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल. जो थोड़ा ज़्यादा एरिया की बात करते हैं, सेम तरह का प्लांट कल्टिवेट होता है, दैट विल बी नोन एज द क्रॉप. आफ्टर दैट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्रॉप्स को हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है दो फॉर्म्स में. वन इज़ द राबी एंड अनदर वन इज़ अ खारिफ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज़ अ राबी एंड खारिफ क्रॉप. आप प्रीवियस वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हो. आफ्टर दैट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल. तो अगर हमें फार्मिंग करनी है, हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेसिकली एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करना है, सो व्हाट विल डू, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं दैट वी हैड टू फॉलो, देन ओनली वी आर एबल टू हार्वेस्ट, या फिर तभी हमें अपना ग्रेन जो है वो मिल पाता है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ द टिलिंग. अब टिलिंग इज़ व्हाट कि आपका जो ज़मीन है वो काफ़ी दिनों तक बंजर टाइप में पड़ा रहता है, या फिर काफ़ी टाइम तक अगर उस पर फार्मिंग नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है. सो टिलिंग का बेसिक वर्क क्या होता है कि वो लेवल करता है. कोई उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो उसको एक लेवल में लाता है, एक सीध में लाता है, जिसको हम बोलते हैं ना. सो दैट अगर आप जब आप सीड्स को बोना स्टार्ट करते तो जब आप उसको इरिगेशन प्रोवाइड करते, मतलब वाटर प्रोवाइड करते, सो एट दैट टाइम अगर आपका जो एग्रीकल्चर है वो लेवलिंग पर नहीं है तो कहीं पर पानी जाएगा, कहीं पर पानी नहीं जाएगा. दैट इज़ वाई हम उसको लेवल करते हैं. और टिलिंग इज़ बेसिकली हम जो आपका मिट्टी है वो ऊपर नीचे करते हैं. ठीक है. और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, दैट विल बी डन थ्रू अ प्लग और द लेवलर्स. तो प्लग जो है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, और वी कैन से इट एज दीज वर द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं टिलिंग की प्रोसेस को पूरा करने के लिए. और लेवलर इज़ बेसिकली फॉर लेवलिंग द ग्राउंड. सो अगर हम प्लग की बात करते हैं, सो प्लग इज़ ऑफ अ टू टाइप. वन इज़ द वुडन वन जो एशियन टाइम पर ज़्यादा यूज़ होता था. नाउ अडी हम
आजकल आयरन प्लग का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, बिकॉज वो एफिशिएंट होता है और उसमें कम मेहनत लगती है और हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बिकॉज दैट विल बी बेसिक ऑन द, क्योंकि हम ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं तो उसमें हमारा लेबर और टाइम दोनों की बचत होती है। नाउ आई विल प्रोसीड अबाउट द सॉइंग। तो हमने लेवलिंग कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइंग ऑफ अ सीड। जो अब हम सीड्स को क्या करते हैं, बोते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारा सीड होता है वो, जो हमारा सीड है बेसिकली वो पूरा डेप्थ और डिस्टेंस पे, मतलब अगर आपने सीड बोया है सो वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से, और वो इक्वल डेप्थ पे हो, मतलब उतने ही गहरा जाए जितना कि पहला सीड गया था। तो सारे सीड्स जो है वो उतने ही गहराई पर जाए और उतना ही गैप उसमें होना चाहिए। सो अगर हमारा 5 सेंटीमीटर का गैप है तो दो सारे जो आपके सीड्स है उसमें 5 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर इज टॉकिंग अबाउट 10 सेंटीमीटर है, सो 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, मतलब जितना भी आप गैप करते हो, बिकॉज वो तो अप्रॉक्सीमेट होता है, कोई नाप कर तो नहीं किया जाता है। ओके। और उससे पहले आपको क्या करना होता है, आपको गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर नीडेड। आपको अच्छी वैरायटी के सीड्स चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे वैरायटी के सीड्स नहीं मिलेंगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छे से नहीं ग्रो करेगी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पानी के अंदर कुछ बीज जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको थोड़ा सा स्टिर करते हैं और इन्हें सेटल होने का टाइम देते हैं। आफ्टर दैट जो फ्लोट करते हैं, दीज वर द डैमेज सीड्स। तो आपके अच्छे सीड्स क्या होंगे, जो आपके बिल्कुल बॉटम पे फ्लास्क में बैठ जाएंगे, पानी में जो बिल्कुल सतह पर बैठ जाएंगे, उनको हम बोलते हैं दैट विल बी द गुड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो ऊपर वाले सीड्स हम अलग कर लेते हैं बिकॉज वो तो डैमेज है, ख़राब हो चुके हैं। नीचे वाले जो बीज होते हैं वही हम अपनी फार्मिंग में, अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, अच्छा यील्ड मिल सके। शोइंग जो है वो बेसिकली सीड ड्रिल की हेल्प से किया जाता है। नाउ वी विल प्रोसीड। सॉइल नीड रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जब हम सॉइल का बहुत ज़्यादा रीयूज़ करते रहते हैं ऑन अ फ्रिक्वेंट बेसिस की, अभी उसने फसल काटी फिर बो दी, फिर काटी फिर बो दी, तो मतलब उससे क्या होगा, आपका जो सॉइल है उसको रेस्टिंग टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम भी, इवन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम भी अगर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, डेली 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 कोई काम करते हैं, सो वी गेट एक्सप्लॉयटेड, और हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे अंदर उतना एनर्जी नहीं होता। सो इन अ सिमिलर मैनर जो आपका सॉयल होता है, अगर आप बार बार उस पर फार्मिंग करते हो, आप उसको रेस्टिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, सो व्हाट विल हैपन कि वो सॉयल जो है वो थक जाती है और उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका आने वाला फसल है वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं करता। सो फॉर दैट, बट अगर आपके पास कोई और चारा नहीं है, यू डोंट हैड दैट मच ऑफ टाइम कि आप उसको क्या करने दे सको, रेस्टिंग पीरियड दो, सो व्हाट यू कैन डू। तो हमारे फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे यूज़ आइदर द ऑर्गेनिक मैन्योर्स, वो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, और एल्स वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स होती है, सो दैट इज़ वाई ज़्यादा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हाउ द मैन्योर इज़ फॉर्म, कि आप एक ओपन पिट में क्या कर सकते हो, जो प्लांट्स का वेस्ट होता है एंड द एनिमल्स डंग होता है, मतलब काउ डंग और एनी एनिमल डंग, आप उसको उसमें डाल सकते हो, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर, जो आप अपने फील्ड में डाल सकते हो। सो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को वापस से रिप्लेनिश करेगा, ठीक है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर देते हो, मतलब अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ कर रहे हो, चलो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप बहुत एक्सेस में यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ जो है एक लिमिटेड अमाउंट में अच्छा होता है, बट जब उसका ओवर यूज़ हो जाता है तो उसका सेवरल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। सो उससे क्या होता है, आपका जो न्यू क्रॉप का वैरायटी होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हो केमिकल्स का। आफ्टर दैट जो सप्लाई होती है वाटर की, मतलब क्रॉप्स आपने जो आपने सीड है आपने वो बो दिए, नाउ व्हाट विल हैपन, आपको क्रॉप डेवलप करना है तो आपको क्या करना है, आपको उसको सब पानी की भी सप्लाई करनी है आपको। अगर पानी फील्ड में नहीं दोगे तो हाउ द फोटोसिंथेसिस विल अकर। सो जब हम क्या करते हैं, हम सप्लाई करती है वाटर की टू द क्रॉप्स के अंदर हम वाटर की सप्लाई करते हैं,
एक अप्रोप्रिएट इंटरवल में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप सुबह से शाम तक पानी दिए जा रहे हो। इट जस्ट किसका अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि इस फील्ड को, इस क्रॉप को इतना पानी चाहिए या इतना चाहिए। ठंड की क्रॉप को कम पानी चाहिए, गर्मी की क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए। सो दैट विल बी नोन एज द इरीगेशन। तो द सप्लाई ऑफ अ वाटर टू अ क्रॉप एट अ अप्रोप्रिएट इंटरवल। तो अप्रोप्रिएट इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में जब आप क्रॉप्स को क्या करते हो, पानी देते हो, तो दैट विल बी नोन एज द इरीगेशन। आफ्टर दैट जब आप क्रॉप जो है वो एक्चुअल में बो लेते हो, सो व्हाट विल हैपन, कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है वो वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, अब वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या अनकल्टिवेटेड जो प्लांट्स होते हैं, दैट विल बी नोन एज द वीड्स। तो वीडिंग जो है, बेसिकली वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंदर जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं, उसको हटा देते हैं, सो दैट वो कंपटीशन ना दे हमारी क्रॉप को और हमारा क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाए, वो ख़राब ना हो। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। अब आपका क्रॉप जो है वो अच्छे से डेवलप हो गया, फ्लरिश हो गया, सो व्हाट विल यू डू, आप उसको कट डाउन करोगे, कट करोगे, तभी तो आप उसको बेच पाओगे, देन ओनली यू कैन गेन अ प्रॉफिट। सो फॉर दैट पर्पस दैट इज़ नोन एज द हार्वेस्टिंग। जब आप कटिंग करते हैं मेच्योर क्रॉप को, सो उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये दो तरह से होता है, आइदर थ्रू अ मैनुअली, कि ये जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों से क्या करते हैं, कटिंग करते हैं क्रॉप्स की, या फिर आप मशीन के द्वारा भी कर सकते हो। देयर इज़ अ कंबाइन मशीन जिसका वर्क क्या होता है, जो ऊपर का इसका कवरिंग होता है वो उसको भी रिमूव कर लेता है और वो कट भी कर लेता है क्रॉप्स को। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। अब चाफ क्या होता है, जो भी आपका ग्रेन होता है, जो भी आपने क्रॉप बोया है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है, छिलका होता है, उसको हम चाफ कहते हैं। तो क्या होता है, जब आप ग्रेन को चाफ से सेपरेट करते हो, अलग करते हो, तो उस चीज़ की प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। आफ्टर दैट प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन। अब आपने अपना जो क्रॉप था वो आपने काट लिया, उसमें थ्रेशिंग करा ली, मतलब उसका छिलका उतार लिया। नाउ व्हाट यू विल डू, अब इतना सारा क्रॉप आप एकदम से तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैड टू डू, आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। और किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपका जो फूड आपको मिला है वो देखो, या तो आपको प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। नाउ इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो जो फूड आपको एनिमल से मिलता है, दैट विल बी द एनिमल फ्रॉम विच द एनिमल्स आर रेयर। बेसिकली अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, सो एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है, जो घी, दूध, दही होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमें एनिमल से मिलती है। एंड जो चीज़ जो है उस चीज़ों को पाने के लिए क्या किया जाता है, जो ह्यूमन बीन है वो उनको रेयर्ड करते हैं, मतलब रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। कुछ जो दूध वाले भैया होते हैं, उनके यहाँ क्या होता है, उनके बहुत सारी भैंसें होती है, बहुत सारी बुफेलोज एंड काओ होती है। सो व्हाट दे डिड, वो उनको एज अ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कि वो उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, एंड विद इन रिटर्न वो क्या करते हैं, वो उनसे दूध निकालते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री, वेयर जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, वो जो एनिमल्स होता है उनका रेयरिंग एंड केयरिंग करता है फॉर हिज ओन बेनिफिट। ठीक है, जब वो लार्ज स्केल पे होता है, दैट विल बी नोन एज द एनिमल husbandry. So now your chapter is completed. In a further video we will discuss about the question and answers. So अगर अभी तक आपने वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, so you can subscribe it for more videos. Thank you and have a nice day.